अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस सरज़मी की बात करेंगे जिसे इस्लामिक इतिहास और हदीसों में मुल्क शाम के कहा गया है और इसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। ये वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली ज़मीन कहा है। ये ज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है और क़यामत से पहले ये अहम वाक़यात की गवाह बनेगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया यानी मुल्क शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, उधर पेश आने वाली और आ चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जो इस्लाम से जुड़ी हुई है, वहाँ के मौजूदात हालात और इस उम्मत मुस्लिमा से सीखने वाली सबक और वो हदीसें जो इस सरजमी की भविष्य की तरफ इशारा करती है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। तो चलिए इस रूहानी सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरिया का इस्लाम में एक ख़ास मकाम है। इसे कुरान और हदीसों में कई बार इसका जिक्र आया है। कुरान में सूरे बनी इसराइल और सूरे सफ़ा में शाम की सरजमी को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमी को बरकत दी। ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों से जुड़ा हुआ है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी यहीं पर दावत दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितने फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की चुनी हुई ज़मीन है और वहाँ के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात क़यामत से पहले होने वाली हैं, जैसे कि दमिश्क के सफ़ेद मीनार के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का ख़ात्मा और ग़ज़वाए हिंद का आगाज़ भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमी होगी। प्यारे दोस्तों, सहाबा-ए-किराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमी पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बानी की। हज़रत अबू उबैदा जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर है। शाम की सरजमी का इतिहास हमें इस्लामिक संघर्ष और फ़तेह की याद दिलाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के दौरान ये इलाका फ़तेह हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमय्या के दौर में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। ये समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आज़ाद करवाया। ये इलाका 400 साल तक इस्लामिक सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामिक एकता के ख़त्म होते ही ये इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर ऐतिहासिक किताबों में, स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में, जब भी मुल्क शाम यानी सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि वो सारे एरिया के बारे में बात की जाती है जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फ़िलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में ये सारे इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले बात की जाए इस्लाम के हिसाब से क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ इस देश के साथ जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हज़रत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वो मुसलमानों के लीडरशिप भी संभालेंगे और दज्जाल जैसे भयानक और ख़तरनाक ताकतें होगी, वो भी इसी इलाके में आकर दम तोड़ेगी। ये इलाका इस्लाम के नज़रिए से कितना ज़्यादा अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ना सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो आपने सहाबा से फरमाया था कि एले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर मिडल ईस्ट में जितने भी ज़्यादा फसाद चल रहे हैं और मुस्लिम दुनिया जितना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है सीरिया में होने वाली फसाद भी बताते हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात की जाए तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नज़र डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज़ होता है। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बस असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच ये प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका और उसके सहयोगी विदों का साथ दे रहे हैं, तुर्की और कूट भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ, लाखों मुसलमान शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामिक एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहा है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि ये आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी, इस्लामिक एकता की कमी है, ये सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। इसीलिए वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितने से बचाने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के जंगल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। दोस्तों, मेरा आपसे ये एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इमाम मेहदी का दौर करीब है? जब आप कमेंट करें। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि इस्लामिक एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमज़ोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करे और हमें फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान।